हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 24 है। हालांकि इससे पहले जो वीडियो थी वो भी आपका भाग 24 ही था, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे। वीडियो अचानक से बंद हो गई थी तो मैंने उसको अपलोड कर दिया, लेकिन उसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर दिया। तो ये आपका प्रैक्टिस क्विज 24 का पार्ट 2 है। तो इसको देखने से पहले आप पार्ट 1 देख लेना, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और उससे संबंधित जो बाकी के क्वेश्चन हैं मैं आज इसमें कंप्लीट करूँगी। और हम क्या देख रहे थे, तो हम मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन देख रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहले इसमें जो बाकी के जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है अब। हाँ, ये आपका यही क्वेश्चन देख रहे थे। ये क्वेश्चन बीच में रह गई थी, हालांकि इसका आंसर मैंने बता दिया था, लेकिन एक्सप्लेन कर रही थी तो कुछ चीज़ें इसमें बतानी बाकी रह गई थी। तो फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला इसमें क्वेश्चन है, धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म संबंधित है। ए ऑप्शन आपका संस्कृत भाषा से, बी ऑप्शन आपका पाली भाषा से, सी ऑप्शन आपका प्राकृत भाषा से और डी ऑप्शन आपका अपभ्रंश भाषा से। तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा वो है सी, प्राकृत भाषा से। तो ये धर्म जो था, संस्कृत में धर्म शब्द जो था उसका प्राकृत भाषा में इसको क्या बोला गया, धम्म। और इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसको यूनानी लेखों में इसको क्या बोला गया है, इसको ईयू सेबिया कहा गया है। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि यूनानी लेखों में ईयू सेबिया जो वर्णित है वो किसके संदर्भ में है, तो आपके धम्म के संदर्भ में है। और अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि धम्म को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है, तो बौद्ध साहित्य में इसको संखार संखार व अतक्का वचर कहा गया है। क्या कहा गया, अतक्का वचर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा ये जो भी टॉपिक या जो भी पॉइंट मैं बता रही हूँ। तो इसको यूनानी लेखों में ईयू सेबिया, जिसका अर्थ होता था न्याय या सत्यता, और धम्म को बौद्ध साहित्य में संखार या अतक्का वचर कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था, सी। धर्म को प्राकृत भाषा में क्या कहा जाता है, धम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था। ए ऑप्शन आपका तुषास्प, बी ऑप्शन है पुष्यगुप्त, सी ऑप्शन है बिंदुसार और डी ऑप्शन है आपका राधागुप्त। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका पुष्यगुप्त। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना, जो पार्ट 1 था इसका मौर्य साम्राज्य का। तो इसके बारे में मैं फिर से बता दूं, तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था वो आपका ये पुष्यगुप्त था। और इसी ने जो सुदर्शन झील था उसका निर्माण करवाया था। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है और अक्सर एग्जाम में पूछता भी है कि कौन से अभिलेख में सुदर्शन झील का वर्णन है, तो वो आपका जूनागढ़ अभिलेख में है। कौन से अभिलेख में है, जूनागढ़ अभिलेख में। और इसका निर्माण किसने करवाया था जूनागढ़ अभिलेख का, तो रुद्रदामन ने करवाया था, रुद्रदामन ने। ठीक है, और अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछता है कि अशोक के समय ये सौराष्ट्र प्रांत, जैसे यहाँ पे सौराष्ट्र की बात हो रही है, तो अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था, तो अशोक के टाइम यहाँ पे पर्णदत्त था। कौन था, पर्णदत्त। और अगर ये पूछ देता है कि रुद्रदामन के समय वहाँ पे गवर्नर कौन था सौराष्ट्र में, तो रुद्रदामन के समय यहाँ पे सुविशाख गवर्नर था। कौन था, सुविशाख। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम कौन था, पुष्यगुप्त। अशोक के टाइम पर्णदत्त और रुद्रदामन के टाइम सुविशाख था। ठीक है, और रुद्रदामन, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने बिना बेगार लिए सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है, तो वो आपका रुद्रदामन था। रुद्रदामन जो था इसने बिना बेगार या विष्टि के सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये जो सौराष्ट्र है वो कहाँ है आपका, तो ये गुजरात का, मतलब सौराष्ट्र प्रांत जो था वो गुजरात का हिस्सा था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति कौन था। ए ऑप्शन आपका मेगस्थनीज, बी ऑप्शन आपका पुष्यगुप्त, सी ऑप्शन आपका तुषास्प और डी ऑप्शन आपका हेलियोडोरस। तो इसमें जो सही आंसर है, सॉरी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, मैंने अशोक का बताया ना, अशोक का मैंने
गलती हो गई, माफ़ करिएगा। देखो अशोक के टाइम में वहाँ पे दुशाश्व था। अशोक के टाइम में जो गवर्नर था वो दुशाश्व, एक मिनट, ये लिख क्यों नहीं रहा। अशोक के टाइम में जो गवर्नर था वो दुशाश्व था, और स्कंदगुप्त के टाइम में वहाँ सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था वो आपका पर्णदत्त था। तो स्कंदगुप्त के टाइम में कौन था? स्कंदगुप्त के टाइम में, रुको पहले फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो अशोक के शासनकाल में जो सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था वो आपका दुशाश्व था, और स्कंदगुप्त के टाइम में कौन था? तो स्कंदगुप्त के टाइम में पर्णदत्त था। ये ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में मैंने ये अशोक का मैंने गलत बता दिया था, उसके लिए सॉरी। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में पुष्यगुप्त वैश्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में पुष्यगुप्त वैश्य था, अशोक के टाइम में तुषाश्व था, और स्कंदगुप्त के टाइम में आपका पर्णदत्त था, और रुद्रदामन के टाइम में कौन था? तो रुद्रदामन के टाइम में आपका सुविशाक था। ये नोट कर लीजिएगा, आप कंफ्यूज कर जाओगे, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख पाए गए थे। ए ऑप्शन आपका पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है आपका गिरनार में, सी ऑप्शन आपका सारनाथ में, और डी ऑप्शन आपका उज्जैन में। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है बी, गिरनार में। तो इसके बारे में बता दूं तो देखो, जो अशोक का प्रथम शिलालेख है उसको गिरनार संस्करण कहते हैं। किसको कहते हैं? तो मान लो क्वेश्चन पूछ देता है गिरनार संस्करण किस अभिलेख को कहते हैं, तो प्रथम शिलालेख को गिरनार संस्करण कहते हैं। और अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछता है कि सहबाजगढ़ी संस्करण किसे कहते हैं, तो सहबाजगढ़ी जो संस्करण है वो 13वां शिलालेख है। सहबाजगढ़ी जो संस्करण है वो आपका 13वां शिलालेख है। सहबाजगढ़ी संस्करण उसका 13वां शिलालेख है, और गिरनार संस्करण पहला शिलालेख है। और एक इसके बारे में एक टॉपिक आप याद रखना, एक पॉइंट, कि अशोक के जो लेख हैं वो सर्वाधिक संख्या में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कर्नाटक व आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या है? गिरनार संस्करण से मिले, जो कि प्रथम शिलालेख से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था? ए ऑप्शन आपका केरल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है ए और बी, और डी ऑप्शन है जो आपका कश्मीर। इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सी। ये केरल और तमिलनाडु जो था वो मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछता है कि मौर्य साम्राज्य के जो पड़ोसी राज्य थे उनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसके बारे में बता दूं तो अशोक का जो द्वितीय शिलालेख था, कौन सा शिलालेख? द्वितीय शिलालेख, उसमें उसके पड़ोसी राज्यों का वर्णन मिलता है। और कितने पड़ोसी राज्यों का वर्णन मिलता है? तो 5 पड़ोसी राज्य। वो 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से थे? तो चोल, पांड्य, सतीपुत्र, ये आप नोट कर लीजिएगा। द्वितीय शिलालेख में उसके 5 पड़ोसी राज्यों का वर्णन मिलता है, चोल, पांड्य, सतीपुत्र और केरलपुत्र यानी कि केरलपुत्र, और ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका से संबंधित है ये। ठीक है, द्वितीय शिलालेख में प्राप्त होता है। तो 5 पड़ोसी राज्यों का द्वितीय शिलालेख में प्राप्त होता है। और अगर मान लो 5 पड़ोसी देशों का पूछता है कि पड़ोसी देशों का पूछता है, तो उसके जो पड़ोसी देशों का जो वर्णन मिलता है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। और सबसे अधिक किस विदेशी शासक का अशोक के शिलालेख में वर्णन मिलता है? तो एंटियोकस द्वितीय का। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, ये सेल्यूकस द्वितीय का पोता था, एंटियोकस द्वितीय। और इसी से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना ही रहने देते हैं इसमें। सी आंसर सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? ए ऑप्शन आपका तमिलनाडु, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो जो इसमें सही आंसर होगा वो है ए। अभी पिछला क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देख रेख करने वाले अधिकारी का नाम था? ए ऑप्शन है समाहर्ता, बी ऑप्शन है अर्थाध्यक्ष, सी ऑप्शन आपका सन्निधाता, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, समाहर्ता। इसके बारे में थोड़ा बता दूं
तो ये जो समाहर्ता था वो राजस्व व्यवस्था एवं कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था, यानी कि ये टैक्स कलेक्टर था। और इसके अधीन जो थे वो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष जो थे वो कर संग्रह करते थे। ठीक है। और अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ देता है कि वार्षिक बजट या आय व्यय का ब्यौरा कौन तैयार करता था, तो वो आपका समाहर्ता ही तैयार करता था। और अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछता है कि मौर्य शासनकाल में वार्षिक जो कार्य की अवधि थी वो कितने दिन निर्धारित थी, तो मौर्य शासनकाल में जो वार्षिक कार्य की अवधि थी यानी कि एक साल में काम के लिए कितने दिन निर्धारित किए गए थे, तो वो आपका 354 दिन। कितना दिन? 354 दिन। और मौर्यों का जो वित्तीय वर्ष शुरू होता था वो आपका जुलाई या आषाढ़ से शुरू होता था। जुलाई या आषाढ़, ये हिंदी का महीना है आषाढ़। ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में आषाढ़ भी दे देगा तो कंफ्यूज मत करना। और इसमें अगर सन्नी धाता, ये समाहर्ता तो आपका टैक्स कलेक्टर हो गया, और ये जो सन्नी धाता था, ये सन्नी धाता, इसके बारे में बता दूं तो ये जो कोषाध्यक्ष होता था, क्या होता था? कोषाध्यक्ष। सन्नी धाता आपका कोषाध्यक्ष था और समाहर्ता जो था वो आपका टैक्स कलेक्टर था। ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर कौन सा था? ए। ये काफ़ी कंफ्यूज करता है, इसको ध्यान रखना। मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ बहुत बार इसमें एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्यों के समय समाहर्ता का क्या कार्य था? ए ऑप्शन है वह एक सैनिक अधिकारी था, बी ऑप्शन है वह कोष विभाग का एक अधिकारी था, सी ऑप्शन है वह एक न्यायिक अधिकारी था, और डी ऑप्शन है वह राजस्व संग्रह करता था। तो अभी मैंने आपको बताया ही कि वो टैक्स कलेक्टर था। ठीक है। और वार्षिक बजट जो तैयार करते थे उसका भी कार्य ये आपका समाहर्ता ही करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में वो अशोक बुद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? ए ऑप्शन आपका रुम्बिंदेही स्तंभ लेख, बी ऑप्शन आपका मास्की लघु शिलालेख, और सी ऑप्शन आपका सारनाथ स्तंभ लेख, और डी ऑप्शन जो है आपका भाब्रू लघु शिलालेख। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है डी। इसके बारे में मैं बता दूं तो ये भाब्रू या वैराट, अगर मान लो भाब्रू की जगह वैराट अभिलेख देगा तो कंफ्यूज मत करना, इसको भाब्रू या वैराट अभिलेख भी कहते हैं। और ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान के जयपुर में है। कहाँ पे है? राजस्थान के जयपुर में। ठीक है। और इसको किसने खोजा था? तो इसको कैप्टन बर्ट ने खोजा था। किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने राजस्थान के जयपुर में। और इसमें जो अशोक है, इसी अभिलेख में अशोक ने बुद्ध धम्म संघ अर्थात त्रिरत्न के प्रति विश्वास प्रकट किया था। और अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ देता है कि सात बौद्ध पुस्तकों की सूची कहाँ प्राप्त होती है, तो आपका भाब्रू लघु शिलालेख में ही प्राप्त होता है। कितने बौद्ध पुस्तकों की? तो 7 बौद्ध पुस्तकों की। 7 बौद्ध पुस्तकों की। ठीक है। और इस शिलालेख के बारे में कहते हैं कि अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण था इसी लेख से प्राप्त होता है। कौन से लेख से प्राप्त होता है? तो आपके भाब्रू लघु शिलालेख से प्राप्त होता है अशोक के बौद्ध होने का। और इसमें अशोक ने स्वयं को मगधा धीराज, क्या कहा है? मगधाधीराज। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि मगधाधीराज या मगध का राजा कौन से लेख में अशोक ने स्वयं को कहा है, तो वो आपका भाब्रू लघु शिलालेख है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैंने बताया नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में? ए ऑप्शन है आपका शिलालेख 13वें, बी ऑप्शन है शिलालेख 6ठे, और सी ऑप्शन है भाब्रू लघु शिलालेख, और डी ऑप्शन है स्तंभलेख 4। तो इसमें मैंने आपको भी बताया ही, ये भाब्रू लघु शिलालेख या वैराट लेख, ये लेख क्यों नहीं रहा? वैराट लेख। और इसको किसने खोजा था? तो कैप्टन बर्ट ने। कहाँ पे है ये? तो राजस्थान के जयपुर में। ठीक है। और अशोक के बौद्ध होने का प्रबल प्रमाण यहीं से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? ए ऑप्शन है द्वितीय शिलालेख, बी ऑप्शन है 12वां शिलालेख, सी ऑप्शन है आपका 13वां शिलालेख, और डी ऑप्शन है आपका 10वां शिलालेख। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है बी, 12वां शिलालेख।
इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं तो ये जो आपका 12वां शिलालेख है, इसमें अशोक की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि अशोक की धार्मिक सहिष्णुता को कौन सा शिलालेख दर्शाता है, तो आपका 12वां शिलालेख दर्शाता है। और इसी शिलालेख में अशोक कहता है कि विपुल दान देने वाला व्यक्ति भी अत्यंत नीच है यदि उसमें संयम, भाव, बुद्धि और कृतज्ञता का अभाव है। तो अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछता है कि अशोक कौन से शिलालेख में ये कहता है कि विपुल दान देने वाला व्यक्ति भी अत्यंत नीच है यदि उसमें संयम, भाव, बुद्धि, ये मैं लिख दे रही हूँ, आप नोट कर लेना। भाव, बुद्धि, जगह थोड़ा कम है इसमें। संयम, भाव, बुद्धि और आपका कृतज्ञता, संयम, भाव, बुद्धि और कृतज्ञता का अभाव है, तो वो व्यक्ति अत्यंत ही नीच है। विपुल दान देने के बाद भी वो व्यक्ति अत्यंत नीच है जिसमें संयम, भाव, बुद्धि और कृतज्ञता का अभाव है। ये किसका कथन है? तो ये आपका अशोक का कथन है। और ये कहाँ पे वर्णित है? तो ये आपका 12वें शिलालेख में वर्णित है। ठीक है, और 12वां शिलालेख किससे संबंधित है? तो ये जो आपका 12वां शिलालेख है वो धार्मिक सहिष्णुता से या धार्मिक सामंजस्य के विषय में। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है? ए ऑप्शन आपका सहवाजगढ़ी, बी ऑप्शन है जूनागढ़, सी ऑप्शन है मास्की और डी ऑप्शन है जौगढ़। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है बी, जूनागढ़ अभिलेख में। तो ये जूनागढ़ अभिलेख किसका है? मैंने आपको बताया ना अभी, ये रुद्रदामन का है। किसका है? रुद्रदामन का है। और ये कहाँ पे है? तो ये सौराष्ट्र प्रांत में है। सौराष्ट्र प्रांत यानी कि गुजरात में। ठीक है, और ये जो आपका ये जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का नाम एक साथ मिलता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख मिलता है? ए ऑप्शन है आपका मास्की अभिलेख, बी ऑप्शन है नेत्तूर अभिलेख, सी ऑप्शन है उद्गोलम अभिलेख और डी ऑप्शन है सिद्धपुर अभिलेख। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका सिद्धपुर अभिलेख। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो सिद्धपुर अभिलेख में इस्ला नामक नगर का उल्लेख मिलता है और इसके साथ ही अशोक के ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर लेक, मतलब इस सिद्धपुर के साथ ही आपका ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी और जटिंग रामेश्वर, कौन सा? जटिंग रामेश्वर, सुन के आप लिख लेना, यहाँ पे हैंड राइटिंग सही नहीं होती है। जटिंग रामेश्वर में इसका में वर्णित है कि सुवर्णगिरी और महामात्रों के वचनों से इसिला के महामात्र को आरोग्य कहा जाए। यानी कि आपका इसके साथ ही सिद्धपुर के साथ ही आपका ब्रह्मगिरी और जटिंग रामेश्वर लेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट क्या है? तो ये जो वाक्य जो है कि सुवर्णगिरी और महामात्रों के वचनों से इसिला के महामात्र को आरोग्य कहा जाए, तो ये आपका कहाँ पे वर्णित है? तो ये आपका सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी और जटिंग रामेश्वर में वर्णित है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है? ए ऑप्शन आपका मास्की, बी ऑप्शन है कालसी, सी ऑप्शन है सारनाथ और डी ऑप्शन आपका वैराट। हालांकि एग्जाम में कई बार पूछ चुका है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए, मास्की में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। और ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक के रायचूर जिले में, रायचूर जिले में। और इसकी खोज किसने किया था? मास्की का तो जो खोज किया था आपके वीडन ने किया था। किसने किया था? वीडन ने किया था। ठीक है, और 1915 में सबसे पहले इसी अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ा गया था। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो अभिलेख है इसमें देव नाम पीएस अशोकस लिखा है। क्या लिखा है? ये आप नोट कर लेना, देव नाम पीएस अशोकस। ये कहाँ मिलता है?
तो ये आपका मास्की में मिलता है। और इसके अलावा जो अन्य जो अभिलेख है उसमें देव नाम प्रिय मिलता है या फिर प्रियदर्शी मिलता है। लेकिन देव नाम पियस अकोसस ये जो नाम है ये आपका 4 अभिलेख में मिलता है। ये वो 4 अभिलेख कौन कौन से हैं? तो पहला तो आपका मास्की हो जाता है, उसके बाद आपका दूसरा जो अभिलेख है वो होता है गुर्जरा। पहला अभिलेख मास्की, दूसरा गुर्जरा, तीसरा आपका नेत्तूर, तीसरा जो है नेत्तूर, और चौथा जो है वो उद्गोलम है, उद्गोलम। इसमें क्या नाम मिलता है? तो देव नाम पियस अशोकस, ठीक है। और बाकी जो अभिलेख है उसमें देव नाम प्रियम या फिर प्रियदर्शी मिलता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने अपने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? तो ए ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी ऑप्शन है कनिष्क, सी ऑप्शन है अशोक और डी ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है अशोक। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो रुम्मिनदेही और निगलीवा रूपनाथ गिरनार जो लेख थे उसमें अशोक का नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी मिलता है। अभी बताया ना पिछले क्वेश्चन में आपका, पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में, ठीक है। और महाभारत के आदि पर्व में अशोक को महासूर एवं महासूर वीर और अपराजित कहा गया है। कहा गया है? तो महाभारत के आदि पर्व में अपराजित। और मान लो अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि किस शासक को प्रथम शांतिवादक शासक कहा जाता है, तो वो आपका ये अशोक ही था। इसको शांतिवादक शासक कहते हैं। और इसे कुमार देवी का जो सारनाथ लेख है उसमें इससे अशोक को धर्माशोक कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्माशोक। मान लो अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि धर्माशोक कहाँ वर्णित है अशोक के संदर्भ में, तो सारनाथ जो लेख है वो किसका है? तो वो गढ़वाल रानी जो कुमार देवी थी उनका है। और यूनानी जो लेख थे उसमें अशोक को रासी लेउस क्या कहा गया है? रासी लेउस। और जो ये आपका रासी लेउस नाम किस में वर्णित है? तो ये आपका वर्णित है यूनानी लेखों में। और अरमाइक लेखों में इसको क्या कहा गया है? तो अरमाइक लेखों में इसको मल्का कहा गया है, मल्का, ठीक है, जो कि राजा की उपाधि के नाम होते थे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सी आंसर सही है, अशोक। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सरेकुना अभिलेख स्थित है। ये ऑप्शन आपका कंधार से, बी ऑप्शन है आपका बदख्शान में, सी ऑप्शन है आपका बैक्ट्रिया में, डी ऑप्शन है काबुल में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, कांधार में। और ये जो अशोक का ये सरेकुना जो अभिलेख है ये द्विभाषिक लेख था, द्विभाषिक। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कौन सा अभिलेख इसका द्विभाषिक था? तो आपका शरीकुना अभिलेख था। और ये लेख द्विभाषिक कौन कौन सा था? तो इसके बारे में बता दूँ तो ये यूनानी और अरमाइक लिपियों का इसमें साथ साथ प्रयोग हुआ था, यूनानी और अरमाइक लिपि का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें ए ऑप्शन सही था, यूनानी और अरमाइक लेखों का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्वत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? ए ऑप्शन आपका सांची, बी ऑप्शन आपका अमरावती, सी ऑप्शन है देहर कुठार और डी ऑप्शन है कंगनहल्ली। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका कंगनहल्ली। और ये कंगनहल्ली कहाँ है? तो कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में ये कंगनहल्ली स्थित है। यहाँ पे अशोक की प्रस्तर प्रतिमा यानी कि पत्थर की प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर एक लेख मिला है। और उस पर क्या लिखा है? तो उस पर रान्यू अशोक मिला है, रान्यू अशोक। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कहाँ से प्राप्त प्रस्तर मूर्ति पर रान्यू लेख उत्कीर्ण है? तो वो आपका कंगनहल्ली है, ठीक है। और अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछता है कि अशोक का पृथक अभिलेख कौन कौन सा है? तो अशोक का जो पृथक अभिलेख की जो प्राप्ति हुई है वो सन्नति, धौली और चौगढ़ है। क्या क्या लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सन्नति, धौली और चौगढ़ है, सन्नति, धौली और चौगढ़ है, ठीक है। ये पृथक शिलालेख प्राप्त हुए हैं, पृथक अभिलेख प्राप्त हुए हैं आपका सन्नति, धौली और चौगढ़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये तो हो गया, ये वाला क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी ऑप्शन है आपका कनिष्क, सी ऑप्शन है आपका अशोक और डी ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें सी सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया आपका, ये भी हो गया, इसका डी ऑप्शन सही था, कंगनहल्ली। और इसमें क्या नाम मिलता है? तो रानियों अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी था। ए ऑप्शन है आपका सिक्कों का परीक्षक, बी ऑप्शन है चांदी एवं अन्य धातुओं का परीक्षक, डी ऑप्शन है आपका रंगमंच का प्रबंधक और डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है आपका रंगमंच का प्रबंधक और डी ऑप्शन है गणिकाओं का प्रभारी। तो जो इसमें आपका सही आंसर होगा वो है ए, सिक्कों का परीक्षक। इसके बारे में, रूप दर्शक के बारे में बता दूं तो अर्थशास्त्र में सिक्के को क्या कहा गया है? तो रूप कहा गया है, रूप कहा गया। और मुद्रा शास्त्र में, मुद्रा शास्त्र की जो प्राचीन ग्रंथ है उसका नाम क्या था? तो रूप सूत्र था, रूप सूत्र मुद्रा शास्त्र के प्राचीन ग्रंथ का। और इसमें ये बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति 13.5% यानी कि 13 से ही 1/2 13.5% ब्याज देकर लक्षणाध्यक्ष से सिक्के जारी करवा सकता था। ये कहाँ वर्णित है? तो आपके मुद्रा राक्षस में ये इसका वर्णन किया गया। और कौटिल्य जो कहते हैं कि मौर्यों के टकसाल में चार मूल्य कौन कौन से थे? तो पढ़, अर्धपढ़, पाद और अष्टपाद। पढ़, अर्धपढ़, पढ़, पाद और अष्टभाग। मैं लिख देती हूँ, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये कौन कौन से थे? पढ़, अर्धपढ़, पाद और अष्टभाग है, अष्टभाग सिक्के बनते थे। ये कौन वर्णन करता है? तो टकसाल के बारे में। तो चार मूल्यों का ये कौटिल्य वर्णन करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था? ए ऑप्शन सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ए ऑप्शन आपका अग्राध्यक्ष, बी ऑप्शन लक्षणाध्यक्ष और सी ऑप्शन आपका लोहाध्यक्ष और डी ऑप्शन है आपका सुनाध्यक्ष। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है खानों के अध्यक्ष का पूछा ना, अग्राध्यक्ष। ए ऑप्शन इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौतवाध्यक्ष प्रभारी अधिकारी था। ए ऑप्शन आपका धार्मिक क्रियाकलापों का, बी ऑप्शन है तौल मान का और सी ऑप्शन आपका नौकाओं का और डी ऑप्शन है शिशु कल्याण का। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है बी, माप तौल होगा, या मिस प्रिंट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपका हर्ष, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और डी ऑप्शन आपका समुद्रगुप्त। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका बी, अशोक ने। इसके बारे में बता दूं तो कल्हड़ के अनुसार अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। ये इसका वर्णन किसने किया है? तो कल्हड़ ने किया है। किसने किया है? कल्हड़ ने किया है। देखो क्वेश्चन आजकल ना घुमा दे रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो हर टाइप से आप तैयार रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते